आप बाजार में मांग करेंगे अपनी आय के आधार पर। बिल्कुल। और ये आपको मालूम ही है कि भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आय या तो कम है या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं है। केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनकी आय उतनी या उससे ज्यादा है जितनी के वो मांग करना चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जितनी मांग करना चाहते हैं कर लेते हैं। उनको वो बाजार में जाते हैं, उन्हें जो खरीदना है खरीद लेते हैं वहां पे जो भी उपलब्ध है। ठीक, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो 10% लोग जितनी मांग करना चाहते हैं कर लेते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं उसमें ऊपर से जैसे जैसे नीचे आप आते जाओगे आप देखोगे कि उनकी आय जो है वो कम होती चली जा रही है। और जब कम होती चली जा रही है तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो है जो दिन में उतना भी ठीक से नहीं कमा पाते कि खाना भी खरीद के खा सकें। वो भी सरकार उनको मुफ्त देती है तब उनका घर चलता है, नहीं तो ना चले। और बिलो पॉवर्टी लाइन 30-35% से ज्यादा लोग हैं। एक अच्छी खासी संख्या है। हाँ, जो सरकारी आंकड़ा है ये, सरकारी आंकड़ा जो है वो बहुत कम का है, नहीं तो आप इसको 50% के ऊपर ही मान के चलो। क्योंकि अभी 80 करोड़ लोग हैं जो राशन पाते हैं। ये अभी पेंडेमिक के दौरान फिगर आया, तो इसमें उन्होंने उनको तो दिया ही दिया और भी कुछ लोगों को दिया होगा। 80 करोड़ का मतलब आधी जनसंख्या से ज्यादा हो गई। तो इसमें पेंडेमिक वाला हिस्सा भी थोड़ा निकाल दें तब भी 50% ऐसा होगा जो कि सरकार से ये सारी जो खाना पीना है, चावल और ये सब वो लेता है। इसका मतलब है कि उनकी आय इतनी भी नहीं है कि वो ये सब चीजें खरीद के खा सके, इतनी आय कम है। तो बाकी तो वो कोई मांग करते ही नहीं होंगे ना, बहुत कम। कोई जैसे तेल की मांग कर ली या बहुत तेल थोड़ा सा ले लिया होगा, एक चम्मच में सब्जी छोंक लेते होंगे, है ना। ऐसे ऐसे करते होंगे, सड़ी हुई प्याज लेके आते होंगे सस्ती वाली, सड़ा हुआ आलू लेके आते होंगे, तब कहीं जाके वो उनको सब चलता होगा। तो आप देखेंगे कि जब 90% से ज्यादा लोगों के पास उतना धन ही नहीं है, उतनी आय ही नहीं है कि वो जितनी मांग करना चाहते हैं बाजार में उतनी कर सकें, तो वो मांग ही नहीं करते बाजार। अब जब मांग नहीं करते तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि बाजार उसका प्रोडक्शन करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो वो क्या करेगा उसका प्रोडक्शन करके, है ना। तो वो प्रोडक्शन करता नहीं। जब प्रोडक्शन नहीं करता तो इसका मतलब है कि कम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि कम मांग है तो कम प्रोडक्शन है। अब जब कम प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत भी कम पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बनाना है तो थोड़े ही लोग चाहिए। अच्छा। थोड़े लोग चाहिए ना फिर। अब थोड़े लोग चाहिए का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो थोड़ा पैदा होगा। हाँ, तो जब मांग ही हाँ नहीं है तो हाँ जब जैसे कहते हैं फैक्ट्री में काम नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो मांग नहीं है लोग, तो वो भी बना के लॉस में तो जाएंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। भाई वो बना के रख लेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे, और स्टोर करके रखने का फायदा क्या है जब बिकेगा ही नहीं। तो अब इसका मतलब हो गया कि वहां पे रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, और रोजगार कम होगा और रोजगार करने वाले ज्यादा होंगे। तो आज तक का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है कि अगर रोजगार करने वाले ज्यादा हैं और रोजगार कम है तो उन्हें कम सैलरी पे करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तैयार होंगे करने के लिए। तो जो फैक्ट्री वाला है वो बोलेगा कि भाई मैं तो 4-6 हजार रुपये दूंगा, करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मांग कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो रोजगार कम पैदा होगा। अब रोजगार कम पैदा होगा तो इससे जो ज्यादातर जो रोजगार है वो सस्ता वाला होगा, कम सैलरी में करना पड़ेगा, क्योंकि करने वाले लोग बहुत हैं और रोजगार है कम। तो चूंकि हर आदमी को घर चलाना है अपना, तो अब घर चलाना है तो कोई भी आदमी तैयार होगा, ठीक है भैया ना दो 50,000 रुपए, ना दो 20,000 रुपए, 10,000 ही दे दो, 8,000 ही दे दो, साइन करवा लो,
कितने पर भी, है ना। आदमी मजबूर है तो उसको करना पड़ता है। तो इससे एक तो रोजगार कम है, दूसरा सैलरी भी कम होगी। अब सैलरी कम होगी, रोजगार कम होगा, तो मांग फिर कम होगी, क्योंकि मांग तो आय के आधार पर ही होती है। हाँ बिल्कुल। तो अब ये एक ऐसा सर्कल बन जाता है, एक ऐसा विशियस सर्कल बन जाता है कि उधर नियम है कि बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते। ठीक है, जितना पैसा होगा उसी आधार पे आप मांग करें। तो कम पैसा होने की वजह से मांग कम होती है, और उधर रोजगार नहीं है, तो रोजगार नहीं होने की वजह से पैसा नहीं पैदा होता, माने आय नहीं होती। भाई जितना काम होगा उसी हिसाब से आय होगी ना। काम ही थोड़ा है तो आय भी थोड़ी है, ओवरऑल मिला के। उधर कम मांग के कारण रोजगार कम होता है, और कम रोजगार के कारण मांग कम होती है। समझ रहे हैं, ये दोनों नियम दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कम करके रखते हैं, एक दूसरे को नीचा करते रहते हैं, एक दूसरे को दबा के रखने की कोशिश करते हैं। कम मांग की वजह से रोजगार नहीं पैदा होता, और रोजगार नहीं होने की वजह से मांग नहीं पैदा होती। तो ये दोनों नियम एक दूसरे को दबा के रखते हैं। दबा के का मतलब है कि जो आपका इकोनॉमिक्स है उसको मिनिमाइज करके रखते हैं, कम से कम पर। मतलब अगर हम मांग नहीं कर रहे हैं तो उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो उतनी रोजगार की जरूरत नहीं है, और कम रोजगार मतलब कम इनकम, फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो मतलब जो ये सर्कल जो आप बता रहे विशेष सर्कल है, इसकी वजह से हमारा अर्थशास्त्र कमजोर सा दिखाई देता है, यही आप कह रहे हैं? जैसे जी हाँ, जैसे आप लाइव एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप एक टैब चाहती, आप एक टैब खरीदना चाहती हैं, हाँ तो आपको देखना पड़ता है कि भाई बजट कितना। ये नहीं कि आप कोई भी टैब खरीद ले। हाँ, मार्केट में तो लाखों रुपए के भी टैब हैं। हाँ, मार्केट में जो है आपको 4,000 से लेके और 1.5-2 लाख रुपए तक के टैब होते हैं। बिल्कुल। समझ रहे हैं? और अगर आपको कुछ थोड़ा भी ठीक सा काम करना है तो 30-40 हजार रुपए के नीचे वाला टैबलेट कोई ठीक से काम नहीं करता है। मतलब उसमें ठीक है, आप थोड़ा इंटरनेट देख लीजिए, थोड़ा यूट्यूब देख लीजिए, इससे ज्यादा कोई प्रोफेशनल काम नहीं करता है ठीक से, हाँ जिसके लिए लोग लेना चाहते हैं। तो अच्छा वाला जो टैब है वो 1 लाख के आसपास, आप सोचो कि 1 लाख वाला जो टैब है वो समझो कि टैब होता है। हाँ, जिसे टैब बोले वो टैब होता है। अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, आपके सारे जो काम कर देता है, जो भी काम के लिए टैब लिया जाता है। अब 1 लाख रुपए का टैब कौन ले सकता है? हाँ, जिसकी मंथली इनकम 4-5 लाख रुपए हो तो वही सोच पाएगा। हाँ, तो अब आप सोचिए कि ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो जो इतने का टैब लेंगे, लेकिन लेना तो बाकी भी सब चाहते हैं। हाँ, तो थोड़ा कम बजट का लेंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे बहुत सारे लोगों के पास तो उतना भी बजट नहीं होता कि 4,000 वाला भी खरीद सके। हाँ, बल्कि 10-15 हजार वाला भी हम खरीदते तो हम सोचते हैं उसको कहीं ईएमआई में कन्वर्ट करा के थोड़ी हाँ, इनकम के बेसिस पे सहूलियत हो जाए, इस तरीके से। यस यस यस। हम्म। तो और हमें कहीं और दूसरी जगहों में कमी करनी पड़ती है। एक एक बार टैब ले लिया तो अब 4-6 महीने जो हम उसकी ईएमआई भरेंगे, तो जहां खर्च कर रहे होंगे वहां से हम कम कर देंगे, माने वहां मांग कम हो जाएगी। हाँ, अक्सर मिडिल क्लास, खासकर मिडिल क्लास इसी तरीके से करता है। हाँ, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जितना जितनी आय है टोटल, जैसे भारतवासी की लगा लें 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग की जितनी आय है उनकी सबकी आय मिला दें टोटल, और इसमें जो 73% आय है वो 1% लोगों की जेब में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उन 1% को थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि उनके पास पैसा पड़ा रहता है, वो मांग नहीं करते। वो जितनी मांग करना चाहते हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा उनके पास होता है, तो वो वाला पैसा मांग में नहीं जाता उनका, तो उतना निकाल दीजिए। अब जो बचा 27%, 27। हाँ, जो 99% जनता है वो उससे मांग करती है, तो माने 27% जो पैसा है केवल उससे मांग होती है। मतलब 27% में
पूरे अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात करूं तो सारी 27% में समाहित है। हाँ, और 1% पॉपुलेशन को छोड़ दें बस उसमें से, तो 99% जो जनता है, माने 130 करोड़ समझ लो, 140 में से 130-135 करोड़ जो जनता है, वो भारत की कुल जो आय है उसका 27% मांग करती है। और ये 27% भी सारा मांग नहीं कर लेती, क्योंकि कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखती है। हाँ, कि पता नहीं कब बीमार पड़ जाएं, आज से 20 साल बाद घर खरीदेंगे तो तब घर की मांग करेंगे, मगर जमा आज से ही करने लग जाएंगे। तो वो पैसा तो 20 साल बाद मांग पैदा करेगा, आज मांग नहीं पैदा कर रहा, वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो 27% भी मांग नहीं होती है, आप इसमें समझ लीजिए 10-15% मांग होती होगी, बाकी पैसा सब लोग जैसे तैसे बचा के रखते हो। तो अब जहां जिस देश में 10-15% ही मांग होगी, तो उसी हिसाब से इकोनॉमी चलेगी ना। बस उतनी मांग होगी तो उतना ही प्रोडक्शन होगा, तो उतना ही रोजगार निकलेगा। माने थोड़े लोगों के पास रोजगार होगा, थोड़े लोग मांग करेंगे, थोड़ी मांग होगी, बस यही इकोनॉमी चलेगी। और ये क्यों चलेगी? क्योंकि आज तक का जो अर्थशास्त्र है, ये उसकी गलती है, ये उसकी खामी है। ये बड़ा अनपढ़ टाइप का अर्थशास्त्र, जैसे कोई अनपढ़ तो आदमी अर्थशास्त्र बना लेते हैं, ये ऐसा करते हैं। इसमें तो ये शास्त्र भारत जैसी कोई बात नहीं है जी। तो ये भारत के अर्थशास्त्र की ही बात है, जैसे अमेरिका बोलते हैं कि जैसे डॉलर ये से पूरी होता है। दुनिया के अर्थशास्त्र की बात है, पूरा दुनिया का अर्थशास्त्र इन्हीं नियमों पर चलता है। तो लेकिन ज्यादातर गरीब तो हम देखते हैं कि भारत में हैं, और अमेरिका में तो हैं, होमलेस लोग होते हैं, बट उनका परसेंटेज कम है और उनकी डॉलर हाँ की कीमत भी ज्यादा हाँ है। हाँ, तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने कई ऐसे प्रोडक्ट बना लिए हैं साइंस का डेवलपमेंट वगैरह कर करके, कि उसमें उनकी मोनोपोली है, और उन चीजों को वो महंगा बेचते हैं दूसरे लोगों को। अच्छा। जैसे जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से यहाँ भारत इंपोर्ट करता है बाहर से। भारत नहीं बनाता, इवन कोक तक नहीं बनाता है, ड्रिंक्स हम्म। तक नहीं बनाता है, हम्म। बियर्स तक नहीं बनाता है ठीक से। तो हम्म। यहाँ बाकी जो देश हैं, उन देशों से वहां पैसा इकट्ठा होता है। माने ये वही बात है, जैसे भारत की का 73% अर्निंग 1% की जेब में जाता है, ऐसे ही पूरी दुनिया का ये हिसाब किताब है कि पूरी दुनिया से का जो अर्निंग है वो इन कुछ देशों को जाता है, जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, स्पेन हम्म। है, फ्रांस है, जो जो ये डेवलप्ड कंट्री है, चाइना है। तो पूरी दुनिया का अर्निंग जो है वो उनकी जेब में जाता है। अर्निंग तो सब करते हैं, जैसे भारत में अंबानी की कंपनी में चले जाओ, टाटा की कंपनी में चले जाओ, काम तो वहां बहुत सारे लोग करते हैं ना, पियोन से लेते और ऊपर तक काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर आय सबसे ज्यादा किसकी जेब में जाती है? जो उसका ओनर है। ओनर है। उसी हम्म। प्रकार से पूरी दुनिया में काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, हर देश में करते हैं, मगर वो सबकी आय जो है वो 10% देशों को चली जाती है। हम्म। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि जी। क्योंकि तरीका वही है। तो वो अपने दम पर अमीर नहीं है, ये शोषण है दूसरे देशों का, कि वो वहां कोक बेचते हैं 50 रुपए में। भाई क्या है उसमें 50 रुपए का? 2 रुपए में तैयार हो जाती है, 50 रुपए में क्यों बेच रहे हो? क्योंकि भाई उसका फॉर्मूला उन्हीं के पास है, वही इतना टेस्टी बनाते हैं। हम लोग बनाएंगे तो हमसे उतना टेस्टी बनता नहीं, तो वो बिकता ही नहीं है, तो बिकता नहीं है तो बेकार है वो बना, लॉस में जाएगा आज जो बनाए। अभी आलू इतना सस्ता है इंडिया में, इतना हाँ, सस्ता है, लेकिन अगर आप एक पैकेट लेने जाओ चिप्स की, मुश्किल से फिर आधा आलू उसमें आता होगा एक पैकेट में, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। ये यस यस यस। तो हम्म। तो ये क्या है? क्योंकि उनके पास में उसकी सारी टेक्नोलॉजी है, कुछ ही लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बना सकती हैं, तो वही चिप्स बनाती हैं। तो अब लोग, अब चूंकि आदमी का स्वभाव है कि वो सुख चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो उसके पास जो भी बजट रहता है वो देखता है कि मैं आलू की चिप्स खरीदूं या ये खरीदूं या वो उस हिसाब से खरीदता है। अब एक एक ही परसेंट लोग हैं जो उद्योगपति हैं भारत में या पूरी दुनिया में, तो सारा पैसा उन्हीं की तरफ बहता है। समझ रहे हैं? तो ये जो अर्थशास्त्र है आज तक का, ये इस प्रकार का है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो गरीबी क्यों है, ये भी बात समझ में आ गई होगी।
दूसरा ये भी आ गई होगी कि ये असमानता क्यों है, बड़ी बड़ी असमानता। तो ये इसी अर्थशास्त्र की वजह से, क्योंकि ये अर्थशास्त्र कहता है कि जो काम करने वाले ज्यादा होंगे और काम कम है तो उनकी सैलरी जो है वो कम से कम होगी। क्योंकि वहां वहां मांड वाली होगी ना, वो बोलेगा भाई मैं 5,000 में काम करना है, बोलो कौन कौन करने को तैयार है। लोग हाँ, आए। लेबर्स का एग्जांपल ले लो, लेबर्स में भी हाँ, हम लेबर्स अपनी का मांग ऐसे। करने को तैयार हैं। या- जी जी जी। हम्म। और जो काम करने वाले कम हैं और उनकी मांग ज्यादा है तो उनकी सैलरी लाखों में होती है। जैसे आईटी फील्ड है, टेक्नोलॉजी में आईटी है। फील्ड है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, क्योंकि अब इनके कोर्स भी इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी तो कर नहीं सकता। बहुत थोड़े से संस्थान हैं जो ये सारे कोर्सेज कराते हैं, तो थोड़े से लोग करते हैं और वही करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। क्योंकि अब जैसे डॉक्टरी करनी है तो 50 लाख रुपए चाहिए, आईआईटी बिल्कुल। करनी है तो 50 लाख रुपए चाहिए, कोई अच्छा ढंग का मैनेजमेंट करना है तो 25, 30, 50 लाख रुपए चाहिए। तो तब जाके वो करते हैं और फिर उन्हीं को बड़े बड़े संस्थानों में जॉब मिल जाती है, तो वही लाखों रुपए में उनकी सैलरी होती है। तो इसलिए जो केवल ऊपर ऊपर के 10% लोग हैं वही इस अर्थशास्त्र से बनी हुई व्यवस्था को एंजॉय कर पाते हैं। हम्म। केवल उनकी इतनी क्षमता बनती है कि वो जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे की मांग कर सकते हैं, अच्छी वाली क्वालिटेटिव वाली चीजों की। हम्म। अच्छी वाली बात। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब तक ऐसा अर्थशास्त्र रहेगा तब तक आप संविधान में चाहे जो मर्जी लिख लीजिए कि हम गरीबी दूर कर देंगे, हम असमानता दूर कर देंगे, हम सबको अमीर कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप अपने घर का बजट बना लीजिए, मैं अपने घर में हर महीने 10 लाख रुपए का सामान खरीदूंगा। कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन ये फिजिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसा। और फिर गरीबी हटाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस टाइप के आंदोलन होते हैं तो। हाँ, तो अब इस टाइप के आंदोलन करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि नेता कुछ ऐसा बोलेंगे जो जनता चाहती है और हो नहीं रहा है, तब ना वो उसको वोट करेंगे। लेकिन हम्म। ना, ना जनता उनसे पूछती है और ना वो बताते हैं कि भैया तुम करोगे कैसे। हाँ, में मुख्य प्रश्न तो ये आता है कि कैसे होगा, क्या बैकअप प्लान हाँ, है, क्या ऐसी। बजट। आ, हाँ, बजट तो तुम्हारे पास है नहीं है। बजट है नहीं। हाँ, बजट तो तुम्हारे पास है नहीं है, तो ये तुम करोगे कैसे? तो जनता भी नहीं पूछती, मीडिया भी नहीं पूछता, वो बताते भी नहीं है। और नेता भी एक दूसरी पार्टियां हैं वो भी एक दूसरे से नहीं पूछती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम पूछेंगे तो ये भी पूछ लेंगे और पता हमें भी नहीं कि करेंगे कैसे। और इसीलिए जितनी भी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं और जिनको भी मौका मिलता है स्टेट में या सेंटर में, वो 15-20% से ज्यादा एक्यूरेसी दे नहीं पाती। 15-20% से ज्यादा अपनी जो उन्होंने वादे किए उनको वो पूरा कर नहीं पाते अपने पूरे 5 साल। सोचो, 15-20%। मतलब हमारे यहाँ का बजट ऐसा ही है कि 15-20% ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है, फिजिएबल हो सकता है। वो भी जो ये वादे करते हैं, वादे भी कोई बहुत बड़े नहीं करते। एक तो हम्म। एक तो वादे ही चिंदी चोर जैसे करते हैं, उसका भी 15-20% ही फिजिबल हो पाता है, वास्तविक हो पाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि रूल किसी का भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, जो वो वादे करते हैं, एक तो वो उसका कोई आधार नहीं होता। वो करना चाहते हैं, मतलब लोगों के लिए हाँ, करना चाहते हैं, इंटेंशन है बिल्कुल करने का। लेकिन जो बिल्कुल। ये जो इकोनॉमी है, जो ढांचा है इसका, ये इसको ऐसा आधार नहीं देता कि उसको फिजिबल बना सके, कि उस जी बात को अप्लाई कर सके। इसीलिए वादा सिर्फ हवा हवाई हो जाता है। हाँ, इसीलिए वादा जो हवा हवाई हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं ये नेता करना नहीं चाहता। नहीं भाई, उसकी हाँ। जेब से क्या जा रहा है? वो कोई अपनी जेब से थोड़ी कर रहा है। अगर उसके पास में 25-40 ट्रिलियन का बजट हो तो क्यों नहीं करेगा? क्या करेगा उसका वो? तो फिर क्या कारण है कि जैसे कहा जाता है कि फलाने के शासनकाल में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था और प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, और जैसा कि अभी चर्चा में होता है कि उस समय तो बड़ा अच्छा रहा, शिक्षा का बड़ा अच्छा रहा।
किसी के शासनकाल में। तो इस तरीके की बातें ये कैसे आती हैं? कभी बहुत नहीं, चीज़ें महँगी हो जाती हैं। वो बहुत सारे लोग तो झूठ बोलते हैं कि शिक्षा का बजट तो भारत में कभी भी 4% से ज्यादा रहा ही नहीं जीडीपी हाँ, का। 4%। हाँ, तो वो तो कुछ नहीं रहा ऐसा। क्या है कि आलू प्याज तो खैर वो मांग और आपूर्ति की वजह से महंगे और सस्ते होते हैं, मगर जैसे तेल है या ऐसी चीजें हैं तो वो सरकार को महंगे करने पड़ते हैं, सरकार को उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने वादे कर लिए हैं तो अच्छा। उसके लिए उन्हें थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब बजट कहाँ से आएगा? बजट में ये है कि वो टैक्स में हेर फेर करते हैं। अब टैक्स में हेर फेर है कि अगर केवल बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो जनता में गलत मैसेज जाता है साइकोलॉजिकली कि अरे इन्होंने तो टैक्स बढ़ा दिया। तो वो क्या हुँ, करती हैं कि इसको रिसफल करती हैं। रिसफल का मतलब है कि कुछ चीजों का कम करेंगी, कुछ चीजों का बढ़ाएंगी, मगर वो ओवरऑल करके देखोगे तो बढ़ता है। ओवरऑल जो है वो मतलब बढ़ता है, कम नहीं होता है। मतलब जो कम्युनिकेशन है कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, वो ट्रांसपेरेंट एक तो है नहीं। हम्म। तो जनता जैसे मैं भी हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी मतलब उसमें से निकाल लेती है कि इसके शासनकाल में ये ठीक नहीं रहा, जस्ट बिकॉज़ कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं, हमको बता नहीं रहा है कि वो हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी, एक ये बिल्कुल। रीज़न आप बता रहे हैं। हुँ, यस यस, क्योंकि उनके जो फॉलोवर हैं वो इन चीजों को ऐसा बोलते रहते हैं, फेक फेक झूठ झूठ, और वो मीडिया में चलता रहता है। और मीडिया भी, कुछ मीडिया एक पार्टी का होता है, कुछ मीडिया दूसरी पार्टी का होता है। वो उनकी अच्छी अच्छी बातों को बताते रहते हैं और बेकार बेकार बातों को छुपाते रहते हैं। तो हुँ, इस तरह से उनसे ये मतलब इस तरह का जो परसेप्शन फैलता है वो इस तरह का रहता है। इसलिए सबके अंदर ये सारा भ्रम रहता है कि आखिर रियल जो स्थिति है भारत की या दुनिया की वो क्या है। तो वो कभी कभी इन चीजों से खुल के आती है, जैसे ऑक्सफैम है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करती हैं और उसको जारी करती हैं। उनसे पता चलता है, अरे बाप रे बाप, ये है स्थिति। जैसे पूरी दुनिया में 82% जो आय है वो 1% लोगों की जेब में जाती है, अगर पूरी दुनिया का डाटा देखोगे। उस 82%, हाँ, 82% हाँ, लोगों का इनकम जो है 1% लोगों के पास जाती है। लोगों की जेब में जाता है, हाँ। और भारत का देखोगे तो 73% आय जो है वो 1% की जेब में जाती है। माने इस हिसाब से आप देख सकते हो कि बहुत सारे देश हैं जिनका भारत से भी बुरा हाल है, तब ना 82% हुआ वर्ल्ड लेवल पर। मतलब ऐसे भी देश होंगे जहां 90% से भी ज्यादा जो इनकम है वो वहां के 1% लोगों की जेब में जाती होगी। तो ये तो ये कई सारी चीजें हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके मूल में आप वही देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम है सारी की सारी। जो रिच कंट्री हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है, क्योंकि उनकी उनमें मोनोपोली है और वो उसको अपने मन मर्जी दामों में बेचते हैं, उतना कमाते हैं तो वहां के लोगों को वो लाभ दे देते हैं उतना। अच्छा। हुँ। हाँ, तो ये सारा, तो अब ये तो अर्थशास्त्री प्रॉब्लम हुआ ना कि भाई अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अपने देश के लोगों को लूटते हो कि दूसरे देश के लोगों को लूटते हो? ये है तो आर्थिक शोषण ही है ना ये। लोग तो लोग हैं, अमेरिका में रहते हो और चाहे भारत में रहते हो, चाहे नेपाल में रहते हो। हुँ। बड़ी नीतियों की वजह से जैसे अमेरिका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है, एटलीस्ट हाँ, वो अपने वहाँ के सिटीज़न्स को उस लेवल पर लेकर आए कि वो कुछ अपनी माँगों, अपनी नीड्स को वो पूरा कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। एक हाँ, मतलब एक ऐसे, लाइफ़स्टाइल है, वो हाँ, जी रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे अंग्रेजों के समय में जब वो था, अंग्रेज चारों तरफ से सब लूट लूट के लेके जाते थे और अपने नागरिकों को सारी सुख सुविधाएं देते रहते थे। जैसे आप अरब अरब में चले जाएं, वो तेल बेच बेच के इतना पैसा कमाते हैं कि अपने जो उनके सिटीजन है उनको वो ऐसे फ्री में पैसा देते हैं घर बैठे हुँ, बैठे। मतलब हुँ, पहले देते थे, अभी कम करते जा रहे हैं क्योंकि अब तेल के दूसरे देशों ने भी तेल का निर्यात करना शुरू कर दिया है, तो अब तेल की रेट गिर गए हैं, तो अब वहां दिक्कत आ रही है। पर ये है तो शोषण ही ना। ठीक है भाई, तुम्हारे पास तेल है तो क्या मतलब है तुम दुनिया को जो है लूटोगे क्या? ये अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम ही तो है, क्योंकि तेल उनके ही पास है तो वही बेच सकते हैं, जरूरत सबको है। तो अब क्या होगा कि उनकी मर्जी है, जितना मर्जी पैसे में बेचे। महंगा हो जाएगा, हमारे यहाँ आना जाना महंगा हो जाएगा, सामान इधर से उधर लाना महंगा हो जाएगा, तो भरना दूसरे देशों को पड़ता है वो सारी चीजें।
लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को देखें तो पूरे वर्ल्ड पर तो यही बात है ना, पूरे वर्ल्ड को आप एक पूरा एक वो समझ लीजिए पूरा देश, तो केवल 10% लोग हैं वो मजे कर रहे हैं। आप ओवरऑल कहीं भी देख लीजिए, और बाकी लोग हैं कि वो जो है गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई संसाधन कम है, कोई एक आध चीज में होगा कोई संसाधन कम, लेकिन उसका तो कोई बहुत जोर है नहीं। कोई सोना वोना होगा तो उसका क्या करना है। लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो खाना पीना रहना सुख सुविधाएं वो सब चाहिए, वो तो कोई कम है नहीं दुनिया में, तो बहुत है। लेकिन ये खराब अर्थशास्त्र की वजह से लोग मांग ही नहीं कर पाते। तो मांग नहीं कर पाते तो उसका निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता तो जॉब में भी सहभागिता नहीं होती। तो थोड़े ही लोग उस इकोनॉमी में घूमते रहते, थोड़े ही लोग, थोड़े लोगों के पास जॉब होता है, वही मांग करते हैं, वही फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं। थोड़े लोगों में जो है इकोनॉमी वो घूमती रहती है। तो अब थोड़े लोगों में घूमेगी तो फिर अब आप खुद ही बताइए, जब थोड़े लोगों में घूमेगी तो थोड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा ना, सबको कैसे मिलेगा। बाकी को तो ऐसे ही है कि किसी को दान में कुछ दे दिया तो ठीक है, सरकार ने दे दिया कि समाज ने दे दिया, बस।